तो कल हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना हमने स्टार्ट किया था। ओके, तो इससे पहले हमने क्या किया है, सिर्फ जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको चेक किया है कि वो एग्जैक्ट है या नहीं है। ठीक है, आगे एग्जैक्ट चेक करना। किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ये थी हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म। फिर इसको चेंज करके हमने सेकेंड फॉर्म बना ली थी। ठीक है, उसको हमने क्या कैसे लिखा था, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। बार बार अब हम एम एक्स वाई एन एक्स वाई नहीं लिखेंगे। अब ये अंडरस्टूड है कि जो m है और n है वो किसके फंक्शन है, x और y के। ठीक है, तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सोल्व करना है। सोल्व करने से पहले हमारा जो स्टेप फर्स्ट है वो चेक करना है कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है या नहीं है। अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो हम इसको एग्जैक्ट बनाएंगे और जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो मोटिव रहेगा हमारा, इसको एग्जैक्ट बनाना। एग्जैक्ट है ऑलरेडी तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। अब जैसे कल हमने बोला था कि ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि इसको मैं ये लिख सकता हूँ डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। मान लो ऑलरेडी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। ठीक है, हमें उसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो ये तो माइंड में आ गया कि दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू वाई। अगर कोई मान लो यहाँ पे लेंथी एक्सप्रेशन है और वो एग्जैक्ट है ऑलरेडी, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो किसी का डिफरेंस टोटल डेरिवेटिव किसी का फंक्शन का है या नहीं है। ठीक है, उसको डायरेक्टली हम कैसे लिखेंगे, है ना। तो उसके लिए हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है डायरेक्टली। फर्स्ट स्टेप अगर एग्जैक्ट है और इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, यस। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अगर नहीं है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, और फिर इसको क्या बना देंगे, एग्जैक्ट। फिर नेक्स्ट स्टेप जब इसका सोल्यूशन लिखना है हमें, सोल्यूशन, तो सोल्यूशन कैसे लिखेंगे इसका, m निकाल लिया यहाँ से, n निकाल लिया, फिर m का हम कर देंगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, और यहाँ पे जब y है उसको कैसे ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट। कल बताया था ना इंटीग्रेशन में जब y कांस्टेंट होगा तो यानी सिर्फ इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है हमें, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और यहाँ पे प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या आएगा, n में वो टर्म जिनमें x नहीं है और उसका जो तुम्हारे पास डेरिवेटिव है इंटीग्रेशन वो किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, y के रिस्पेक्ट में। प्लस c करके जीरो लिख दो या फिर इज इक्वल टू c लिख दो, बिकॉज यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है, जीरो, और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा, है ना। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये तब अप्लाई करना है जब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाए, एग्जैक्ट बन जाए। ठीक है, एग्जैक्ट बन गई तो हम इसका डायरेक्टली सोल्यूशन निकाल देंगे। ओके, एक बार और बता रहा हूँ, m का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन y को ट्रीट करना है एज ए कॉन्स्टेंट, मतलब y का हमें डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं करना। जैसे c है वैसे ही y है, इसलिए y को हमने क्या लिख दिया, कॉन्स्टेंट। अगर n में ऐसी टर्म हैं जिनमें x प्रेजेंट है वो स्किप कर देनी है, और जिसमें सिर्फ x नहीं है वो उठा लेनी है, वहाँ पे लिख देनी है उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू c, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, कल हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना सीखा था, एक मेथड हमने बाय ट्रायल मेथड, या इसको क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन, कि हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि इससे मल्टीप्लाई करना रहता है, अगर ऐसा कर दो तो टोटल डेरिवेटिव बन जाएगा। अब दो तीन और मेथड है हमारे पास। जो सेकंड मेथड है, सेकंड रूल है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने का। आप सबसे पहले m फाइंड आउट करिए, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ से आपने देखा कि कर ली, कैसे चेक करते हैं, कर ली m पोन कर ली y, है ना। अगर x का कोफिशिएंट है dx का तो उसका विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू, यहाँ पे कर ली n अपॉन कर ली x किया। ठीक है, और ये इक्वल नहीं है तभी तो नॉन एग्जैक्ट नहीं है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो हम ने ट्रायल मेथड यूज किया लेकिन हम नहीं डिसाइड कर पा रहे कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें, तो हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, यानी इसको आप रूल भी बोल सकते हो कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट नहीं है और हमने m और x फाइंड आउट कर लिए, सच दैट जो mx प्लस एन वाई, यहाँ पे ये ध्यान रखें dx नहीं है, m को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, x से, और n को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, y से। अगर ये नॉन जीरो है, इट इज एक्सप्रेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन यू फाइंड वन अपॉन, यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर दिया mx प्लस एन वाई।
ठीक है, ये फाइंड आउट कर दिया, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अब बच्चा बोले सर एम एक्स प्लस एन वाई है, उसकी वैल्यू 0 है, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। ठीक है, फिर तो हम नहीं रूल फॉलो कर सकते ये, क्योंकि ये एक्सप्रेशन अगर नॉन जीरो है तो तुम्हारे पास ये क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मतलब फिर इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको मल्टीप्लाई कर दो और तुम्हारे पास क्या आ जाएगा इसका सोल्यूशन आ जाएगा। जब हम सोल्यूशन निकालते हैं, जब फाइनली सोल्यूशन निकालेंगे हम, तो जो m और dx वो लेने हैं, जब हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को किसी के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। समझ रहे हो क्या बोला है मैंने? एक तो m और n तुम्हें गिवन होगा, फिर एग्जैक्ट नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर इससे मल्टीप्लाई करके फिर जो आंसर आएगा उसको तुमने कैपिटल M और कैपिटल N का नाम देना। ठीक है, फिर इसको हम सोल्व कर देंगे। ओके, सॉल्यूशन बहुत कम पूछता है आपसे, कल देखिए थे ना क्वेश्चन, बहुत कम सॉल्यूशन पूछेगा आपसे, वो डायरेक्टली आपसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, क्योंकि सॉल्यूशन निकालने सभी डिफरेंशियल इक्वेशन का सेम मेथड है, यही जो अभी मैंने बताया है। ओके, तो इसके लिए एग्जांपल है, मान लो मैंने ये दे दिया इक्वेशन, मैंने ऐसे दे दी, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 3xy² माइनस वाई क्यूब इंटू डी एक्स। ठीक है, प्लस 2 इंटू x² इंटू वाई माइनस xy² इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो m की वैल्यू कितनी है, कैपिटल M की वैल्यू 3xy² माइनस वाई क्यूब। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है 2 इंटू x² वाई माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वेयर। करो करो इसको करो, पार्शियल डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y इसका, विद रिस्पेक्ट टू x इसका, फिर देखो सेम आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, यानी करली m अपॉन करली y, ये किया कितना हो जाएगा। अब देखो पार्शियल डेरिवेटिव है तो x को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है, तो कितना हो जाएगा इसका 6xy। ठीक है, और इसका 3y² है ना। फिर यहाँ से किया करली n अपॉन करली x, ये कितना हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x करना है इसका, तो ये कितना हो जाएगा 4xy, और यहाँ पे कितना हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो y²। लेकिन यहाँ पे तो 3 आप कॉमन ले सकते हो, तो करली m अपॉन करली y इज नॉट इक्वल टू करली n अपॉन करली x। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है तो हम इसको एग्जैक्ट बनाएंगे। देन यू हैव टू फाइंड द फैक्टर दिस mx प्लस एन वाई इज इक्वल टू 0। इसको x से मल्टीप्लाई कर दो और इसको y से मल्टीप्लाई कर दो, उनको ऐड कर दो। वो देखो वो एक्सप्रेशन अगर 0 आ रहा है तो हम इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अगर वो नॉन जीरो आ रहा है तो देन यू कैन गेट द डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, तुम्हारे पास डायरेक्टली इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। तो निकालो इसको mx प्लस एन वाई, यानी इसकी x से मल्टीप्लाई। ठीक है, mx प्लस एन वाई इज इक्वल टू 3x² y² माइनस एक्स वाई क्यूब, है ना, और प्लस यहाँ से करेंगे तो ये जाएगा y से करना है ना, तो 2x² y² माइनस एक्स वाई क्यूब। ठीक है, ये हो गया। ओके, एक गलती हमने कर दी यहाँ पे, dy था ना, एक ये माइनस भी तो था, लेकिन हम तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या लेके चलते हैं, प्लस लेके चलते हैं ना, तो इस माइनस को यहाँ एडजस्ट कर दो, प्लस हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, बताओ ये कितना, ये कैंसिल हो गया यहाँ से, ये कैंसिल आउट, और ये कितना रह गया यहाँ से x² y²। देन रिक्वायर्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x² इंटू सॉरी 1 अपॉन, है ना, 1 अपॉन mx प्लस एन वाई। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इससे सोल्यूशन निकाल सकते हो इसका, निकाल दो सोल्यूशन। अब देखो m और n की वैल्यू क्या है पहले वो लिखो। अब जो 1/x² y² है इसकी मल्टीप्लाई इस डिफरेंशियल इक्वेशन से करनी है। ठीक है, क्या बन जाएगी ये 3xy² माइनस वाई क्यूब अपॉन x² इंटू वाई² इंटू डी एक्स माइनस
2x² y माइनस एक्स वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर, ठीक है, इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ये बन गई यहाँ से। अब यहाँ से इसको इसके अपॉन में अलग करेंगे तो हो जाएगा 3/x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, है ना, और माइनस यहाँ से करेंगे तो 2/y माइनस 1/x इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ये आ गई है ना। अब इसको चेक करोगे ना ये एग्जैक्ट है या नहीं है, तो ये गिवन इक्वेशन है, ये हमारे पास जो आई है पक्का क्या मिलेगी तुम्हें, एग्जैक्ट मिलेगी। इसका डेरिवेटिव करेंगे और इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो दोनों के दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है। और अब इसका सोल्यूशन निकालना है, तो सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन, दिस इज यूर m अब और दिस इज यूर n, है ना। यहाँ से करेंगे तो यहाँ से हमें करना है 3/x माइनस 4/x स्क्वेयर, y तो है ही नहीं इसमें, और होता तो उसको कैसे ट्रीट करते, कांस्टेंट dy, ठीक है, सॉरी dx, और प्लस यहाँ से करेंगे तो ये वाला फैक्टर तो लेना नहीं, सिर्फ ये वाला फैक्टर लेना है, तो हो जाएगा -2/y इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। इस कंडीशन तो कर ही सकते हो, एंड यू कैन गेट द डायरेक्ट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन निकालते हैं हम, तो y को एक तरफ रखते हैं और बाकी सारे एक्सप्रेशन को एक तरफ, तो ये इस तरफ एक्सप्रेशन आएगा, किस में आएगा, x में आएगा, और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, एक ही कांस्टेंट आएगा c, ठीक है, क्योंकि हम कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। तो दिस इज द सेकंड रूल, समझ में आ गया। एक बार और बताऊं, mx प्लस एन वाई, ये फैक्टर निकाल लो, अगर ये नॉन जीरो है तो 1/mx प्लस एन वाई क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। सेकंड रूल, अगर मान लो ये जीरो आ गया, ठीक है, mx प्लस एन वाई जीरो आ गया, फिर चेक करो mx माइनस एन वाई, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए mx माइनस एन वाई, और तुमने देखा कि ये फैक्टर क्या है, नॉन जीरो, और अगर जो m है तुम्हारे पास है उसमें से y कॉमन आ रहा हो और जो n है उसमें से x कॉमन आ रहा हो, तो उस एक्सप्रेशन को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, इसमें से जो गिवन एक्सप्रेशन था ना, इसमें से मैंने क्या कॉमन ले लिया, y, अगर आ रहा है तभी रूल एप्लीकेबल होगा, तो जो बचेगा तुम्हारे पास उसको हमने क्या बोल दिया, f(x(y), और y अलग से लिख दिया, मतलब y कॉमन आ रहा है दूसरा, और जो n है उसको हमने लिख दिया g(x(y), और यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो क्या है, x है, और जो ये एक्सप्रेशन ये क्या है, नॉन जीरो है, तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या बन जाएगा, 1/mx माइनस एन वाई, ठीक है, ये रूल है यहाँ पे, ओके। जैसे मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे रखी है तुम्हें, एक्स स्क्वेयर इंटू वाई क्यूब माइनस प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वेयर प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो क्या करोगे, सबसे पहला मैं वो क्या है स्टेप, पहला स्टेप m और n निकालना, उसको चेक करना कि वो एग्जैक्ट है या नहीं है। तो पहले तुमने m लिखा है, यहाँ पे m लिखोगे तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वेयर इंटू वाई क्यूब प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वेयर प्लस वाई, ठीक है। क्या मैं इसमें से y कॉमन ले सकता हूँ, x नहीं आ रहा है ना, तो y कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस 1 इंटू वाई, लिख दिया। फिर n की वैल्यू लिखी हमने, n की वैल्यू लिखी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई प्लस एक्स, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा, तो जो हमें चाहिए उस टाइप का है ना, तो यहाँ से करेंगे जाएगा एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर माइनस एक्स इंटू वाई प्लस 1 इंटू एक्स, ठीक है। और फिर तुम ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करोगे, एक साथ ही दो काम हो जाएंगे। पहले आप इसको चेक करो, अगर ये जीरो है तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं है रूल, अगर ये नॉन जीरो है तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, ओके। और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो कैंसल आउट होके कोई ज़्यादा बड़ा फिगर नहीं आएगा, वो 1/x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 1/x स्क्वेयर 1/y स्क्वेयर 1/x स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर 1/x क्यूब, इस टाइप के एक्सप्रेशन आएंगे आपके पास, ठीक है। निकालना इसके लिए यू हैव टू फाइंड mx माइनस एन वाई, मतलब अब जिसमें से y कॉमन आया है उसको किससे मल्टीप्लाई करो, x से, और जिसमें से x कॉमन आया उसको मल्टीप्लाई करो y से, और दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, एंड फाइंड द एक्सप्रेशन, क्या आएगा।
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। अब जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करेंगे वो एक या एक से ज़्यादा ऑर्डर की होगी, ठीक है, लेकिन डिग्री डिफाइन है, डिग्री कितनी होगी 1, ठीक है। हायर ऑर्डर डिग्री कितनी होगी 1, ठीक है। क्वेश्चन पता है ना कैसे पूछे जाएंगे इसमें, अब जो टॉपिक कर रहे हैं क्या पूछेंगे आपसे, सॉल्यूशन, ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन अगर सॉल्यूशन पूछ ले तो, या फिर सॉल्यूशन दो टाइप के होंगे इसमें, पार्टिकुलर इंटीग्रल प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, ठीक है। तो या तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पूछ सकता है आपसे, या फिर पार्टिकुलर इंटीग्रल, या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन ही पूछ सकता है कि सॉल्यूशन बताओ इसका क्या होगा, ठीक है। तो कल हमने बताया था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हमने लिखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हायर ऑर्डर की है तो एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, और यहाँ से हमने कर दिया फिर डी वाई बाई डी एक्स डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस अप टू इज इक्वल टू 0, ये था। अब हमने हायर ऑर्डर बोला है तो हायर ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, तो हमने जो ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो कितना ले लिया, n ले लिया, ठीक है। डिग्री कितनी है उसकी 1 है, और n में भी ज़्यादा से ज़्यादा रेयर चांस है कि आपसे 3 की पूछे या 4 की पूछे, ठीक है, वरना 2 की और 3 की ये पूछता है। इनका आप कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर बताओ और पार्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट निकालना और फिर हम सीखेंगे पार्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। यानी जो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है, इसका जब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन, और कंप्लीट सॉल्यूशन की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी CS, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे होगा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी CF, और प्लस में कर देंगे यहाँ पे PI मतलब पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 3 तरीके हैं, या तो आपसे ये पूछ सकता है, ये पूछेगा तो ऑफकोर्स तुमने दोनों चीज़ निकालनी पड़ेगी, या फिर ये पूछ सकता है और या फिर ये पूछ सकता है, ठीक है। इसकी श्योरिटी है अगर ये तीनों में से पूछेगा, लेकिन ये क्वेश्चन पक्का पूछेगा 101%, ठीक है, ओके। जो चीज़ मैं 101% बोल दूँ वो नहीं स्किप करनी, ओके। तो वो पार्टिकुलर इंटीग्रल का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ओके। तो ऑर्डर तुम्हारे पास n है, ओके। डिग्री समझते हो, यानी हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसकी पावर कितनी होगी 1 होगी, ठीक है। तो उसको लिखना है हमें। मान लो ये तुम्हारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा है, डैश 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 लिखा है ना। तो अगर मैंने लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, यानी जनरल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कितनी ऑर्डर की n, और एक टर्म देख रहे हो आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट कोफिशिएंट, मतलब जो उसके डेरिवेटिव की होंगे ना उसके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो ना x होंगे और ना y में होंगे, सिर्फ क्या होंगे कांस्टेंट 1 2 3 4 5, ठीक है। तो उसको जनरली लिखना तो हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो dny अपॉन dxn, कितनी बार हाईएस्ट ऑर्डर आप क्या लेके चले हो n लेके चले हो, प्लस अब कांस्टेंट लेना स्टार्ट कर दो। जो यहाँ पे होगा ना उसको हमने क्या लेना है 1 लेना है, ठीक है। 1 होता है ना उसको मोनिक बोलते हैं कि मोनिक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे कर दो, देखो यहाँ पे n है ना तो इससे एक कम डेरिवेटिव लेना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा dn-1 y अपॉन dxn-1, ठीक है, ये हो गया। और इसका कोफिशिएंट है उसको आप क्या लिख दो a1 लिख दो, ओके। इसका सुफिक्स का और इसके पावर का अगर ऐड करें तो कितना आना चाहिए, ऑर्डर के इक्वल आना चाहिए। और अब करते चले जाओ, यहाँ पे a2 कर दो dn-2 y अपॉन dxn-2 एंड अप टू सोन, ऐसे करते चले जाएंगे तो लास्ट में तो कांस्टेंट आ जाएगा और इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल। अब आप n को 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, मैक्सिमम 4 लेना है, ठीक है। ले तो 5 भी सकते हैं, 6 भी सकते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। अगर मैं बता दूं पार्टिकुलर इंटीग्रल का पूछेगा तो 2 का n कितनी मिलेगी 2, CF का पूछेगा तो 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है, ठीक है। और जो कंप्लीट पूछेगा तो भी 2 का ही पूछेगा, 2, क्योंकि पार्टिकुलर इंटीग्रल जो 3 का निकालना कम से कम भी 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको निकालने में, तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास और ना ही आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ओके। तो अब जो हम करेंगे रूल कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए, ओके। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर फाइंड आउट करने से पहले देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, बार बार इतनी बड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना मतलब लेंथी होगा, तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला बताया था हमने। इसको कैसे लिखेंगे yn, ठीक है, प्लस a1 इंटू वाई n-1
प्लस एंड अप टू सो प्लस a2 इंटू वाई n-2, इसका मतलब इसका n-2 डेरिवेटिव, ऐसे करते चले जाएंगे प्लस an इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, फिर ऐसे भी लिख दिया हमने। और जो हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं ना, स्टैंडर्ड पता है क्या लेके चलेंगे, ऑपरेटर बताए थे कल, जो डी बाई डी एक्स है वो तुम्हारे पास क्या है, डी है, डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, ये तुम्हारे पास क्या है, डी स्क्वेयर है, ठीक है। और इनका रेसिप्रोकल कर दूं ना मैं, अगर 1/d कर दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 1 अपॉन डी स्क्वेयर कर दूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 बार इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो ये इनका ऑफकोर्स तुम्हें पता होगा, डेरिवेटिव और जो इंटीग्रेशन है वो एक दूसरे क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। तो ये हो जाएगा इसके नोटेशन। तो हम जो मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें ये दे रखी है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0, ये है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम डी स्क्वेयर प्लस डी प्लस 6, y को इकट्ठा लिख लेंगे और यहाँ पे क्या रख देंगे 0, ठीक है। अब इस y को छोड़ के जो डिफरेंशियल इक्वेशन तुम देख रहे हो, मैंने बताया था ना इसका अकेले का कोई मीनिंग नहीं है, यूजलेस चीज है ये ना, इट्स जस्ट ऑपरेटर है। हम इसको जब y पे अप्लाई कर देते हैं तब इसकी वैल्यू होती है। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है डी स्क्वेयर प्लस डी प्लस 6 y इज इक्वल टू 0, अब तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इसके कोफिशिएंट को यानी इसको लिखूं डी स्क्वेयर प्लस डी प्लस 6 इज इक्वल टू 0, अब जो इक्वेशन है ना इसको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलना है, ठीक है। इसको कौन सी इक्वेशन बोलेंगे, क्वाड्रेटिक नहीं, वो तो 4 भी हो सकती है 6 भी हो सकती है, डिफरेंशियल यानी जनरल। जैसे ये लिख दिया मैंने dn प्लस a1 इंटू dn-1 प्लस अप टू सो ऑन an y इज इक्वल टू, ऊपर वाली इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ ना। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, y को हटा दिया। जब y था तो हमें पता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, लेकिन अब तो ये जस्ट ऑपरेटर है, ऑपरेटर है ना यहाँ पे ये। तो जो ये इक्वेशन आएगी या जनरल ये इक्वेशन आएगी, इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है, या शॉर्ट फॉर्म में AI, A फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, इसको 0 के इक्वल पुट कर दो। आप पता है क्योंकि ये लिखना d इज इक्वल टू 6, ये तो गलत है ना, अभी मैंने बताया है। क्या मीनिंग है कोई, ये लिख दिया मैंने, d की वैल्यू क्या ले रहे हो तुम, d बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6, सेंसलेस, इट्स ऑपरेटर, और ये तो वैल्यू है 6 किसी चीज़ की। तो इसलिए हम मैथमेटिक्स को बनाए रखने के लिए जो d है ना, तुम्हारी मर्जी है, इसको x y z m n p क्या कुछ भी पुट कर लो, ठीक है, इट्स अपॉन यू। तो हम जो पुट करेंगे m पुट कर लेंगे, ठीक है, जो हम लोअर क्लासेस में करते हैं, m पुट कर लिया। ऑक्सिलरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ d है वहाँ पे क्या कर दो, m पुट। m क्यों पुट कर रहे हैं पता है, हालांकि हम करेंगे, एग्जाम में नहीं करना, एग्जाम में तो किसको पता लग रहा है, एग्जाम में ऑप्शन है ना, थ्योरी तो एग्जाम नहीं है ना, अब तो तुम एंट्रेंस दे रहे हो तो किसको पता लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर करते हैं हम ऑफिशियली मतलब मैथमेटिकली, तो d इज इक्वल टू m पुट करते हैं, तो ये जाएगा तुम्हारे पास m स्क्वेयर प्लस m प्लस 6। ये 2 डिग्री की, 3 डिग्री की, 4 डिग्री की कोई ना कोई इक्वेशन आएगी, इसको सोल्व करना तुम्हें आता ही है, ठीक है। अब देखो क्यों बोल रहा है मैंने कि 3 डिग्री की क्यों नहीं देगा वो, अगर 3 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा यहाँ से, तो 3 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन के रूट निकालना कोई आसान बात थोड़ी ही है, ठीक है। लेकिन वो ऐसी इक्वेशन नहीं देगा जिसके तुम्हें रूट ना पता हो, या तो 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या -1 मिलेगा या -2 मिलेगा या 0 मिलेगा, 3 या -3, बस इस रेंज तक ही रूट मिलेंगे इसके। और अगर 2 डिग्री की आ जाए, इसके लिए तो फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है, क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यहाँ से रूट निकाल लो, ठीक है। और जो अब ये तो मैं पार्टिकुलर केस लेके चल रहा हूँ 2 डिग्री की, और यहाँ पे कितनी है तुम्हारे पास, n है, तो जो रूट आएंगे उसको रूट को ऐसे बोल दो, m इज इक्वल टू m1 कोमा m2 m3 एंड m2 सोन, कितने आएंगे, जितनी की ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, तो mn। अब इन पे बात चलेगी, इन पे डिपेंड करेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या होंगे, ठीक है। यानी ये रियल और इक्वल भी हो सकते हैं, रियल अनइक्वल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, प्योरली इमेजिनरी भी हो सकते हैं, सर्ड में भी हो सकते हैं, ठीक है। सर्ड मतलब ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, 1 प्लस माइनस रूट 3/2 ऐसे भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसे होंगे तो केस है हमारे पास, ये है रूट्स ऐसे, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर ऐसा, ये रूट है कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट टू फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। करना क्या है कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर से पहले, आ गया समझ में। अब देखो, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं,
नेचर ऑफ रूट्स, नेचर समझ रहे हो ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CF, ठीक है। और इसी तरह फिर हम कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद पार्टिकुलर इंटीग्रल करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि कल भी बताया था ना मैंने कि राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन क्या है, यानी यहाँ पे हमने लिख दिया इज इक्वल टू 0, ये थे डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। इज इक्वल टू 0 है तो हम इसको होमोजीनियस बोल लेंगे, और अगर यहाँ पे एक नॉन जीरो फंक्शन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन होमोजीनियस फंक्शन। और उसके लिए पार्टिकुलर इंटीग्रल निकलता है, अगर यहाँ पे 0 हो तो पार्टिकुलर इंटीग्रल नहीं फाइंड आउट करते हम, फिर हमें सिर्फ एक ही फैक्टर फाइंड आउट करना है, कौन सा, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। समझ गए, लगा पता कब हम करेंगे पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट। देखो दो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये मैंने लिख दी d² + d + 1 इंटू y इज इक्वल टू एक्स। एक तो ये लिख दी मैंने, एक ही लिख दी मैंने 5d² + 6d + 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका तुम्हें पार्टिकुलर इंटीग्रल पूछ ले तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, x है, तो यहाँ पे पार्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। और वो कैसे होगी वो हम केस बना के करेंगे, ओके। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन 101% श्योर है, या तो सॉल्यूशन या कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर या पार्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। अब हम करते हैं रूट्स। सबसे पहले अगर रूट्स आ जाए रियल और डिस्टिंक्ट, ठीक है, क्या आ जाए, रियल हो, आयोटा ना हो कहीं भी, ठीक है, और क्या आ जाए, डिस्टिंक्ट आ जाए, यानी m इज इक्वल टू m1, m2। सिर्फ मैंने 2 रूट लिखे हैं तो अंडरस्टूड है ना ये, कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वो कितनी ऑर्डर की थी, 2 ऑर्डर की थी। तो यहाँ से अगर इसका सोल्यूशन लिखूं तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर y इज इक्वल टू, ठीक है, जितने रूट है ना उतने ही आर्बिट्री कॉन्स्टेंट आएंगे, कल भी बताया था मैंने। तो ये लिख दिया c1 e⁻, ठीक है, m1x पावर में, ठीक है, और प्लस c2 e⁻ m2x, ये आ जाएगा। कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे 3 रूट थे, m3 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस c3 e⁻ m3x, ठीक है। और ये ऐसे है, क्या लेके चले हो तुम यहाँ पे, डिस्टिंक्ट, यानी m1 इज नॉट इक्वल टू m2 इज नॉट इक्वल टू m3, ऐसे आप लेके चले हो, ओके, कर लोगे। यानी अगर यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन तुमने सोल्व करी, रूट आ गए m इज इक्वल टू 1, 2 एंड -3, तो सोल्यूशन कैसे लिखेंगे इसका, c1 e⁻x प्लस c2 e⁻2x प्लस c3 e⁻−3x, ठीक है। नेक्स्ट अगर ये रियल आ जाए और क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, यानी इस तरह से आ जाए m इज इक्वल टू m1, m1, ठीक है, या फिर m2 लिख दो यहाँ पे, सच दैट m1 इज इक्वल टू m2, ये आ जाए रियल एंड इक्वल। सबसे पहले 2 के लिए कर रहे हैं, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए। अब कोई बच्चा बोले यहाँ पे 4, 5, उसको अलग से बताने की जरूरत है, इंक्रीज करते चले जाओ पावर, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या बनेगा यहाँ पे, c1, ठीक है, और प्लस x इंटू c2, ठीक है, x से मल्टीप्लाई कर दो कांस्टेंट को, और इस फैक्टर को फिर मल्टीप्लाई कर दो। एक रूट तो आया है ना, वो क्या है तुम्हारे पास, m1 इज इक्वल टू m2, उसी को m बोल दो, तो e⁻mx, तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, ठीक है। कोई बच्चा बोले सर 3 रूट थे हमारे पास, तो ये थे m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3, और सभी का इक्वल है तो उसको वैल्यू क्या दे दी हमने, m दे दी। तो x की वैल्यू इंक्रीज करते चले जाओ और कॉन्स्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करते, यानी y इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा c1 प्लस x इंटू c2 प्लस x² इंटू c3 और e⁻mx। कोई बच्चा बोलेगा सर 4 रूट और इक्वल है, जैसे 1, 1, 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस x³ इंटू c4, ये फैक्टर कॉमन आएगा, ओके। तो ये तब है जब रूट्स इक्वल हो और रियल हो, ये ध्यान रखें, रियल होने चाहिए, ओके। उसके बाद कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स में भी 2 है, एक तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में कैसे रूट आते हैं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कैसे रूट आते हैं, m इज इक्वल टू, यानी m1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा, है ना, और m2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस आयोटा बीटा। फिर ये आ गया ना, फिर ये तो लिख ही सकते हैं, यानी कभी भी रूट ये नहीं आते कि 3 + 4 आयोटा, ये है ना, फिर 3 - 4 आयोटा भी होगा, यानी रूट जो कॉम्प्लेक्स है वो हमेशा पेयर में आते हैं, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, ठीक है। और जब ऐसे आ जाएंगे तो हम इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट है वो ऐसे लिखेंगे,
आपको ये पता है अल्फा प्लस आइटा बीटा, तो इसको इसका रियल पार्ट बोलते हैं और इसको इसका इमेजिनरी पार्ट। यानी रियल पार्ट कितना है इसका अल्फा, इमेजिनरी पार्ट बीटा, बीटा आइटा नहीं है, क्या है बीटा। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे तो y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर अल्फा एक्स लिख दिया, यहां पे लिखना है c1। ठीक है, साइन ऑफ फिर जो इमेजिनरी पार्ट आया क्या आया है बीटा एक्स प्लस c2 और फिर कोस ऑफ बीटा एक्स, दिस इज द रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट। ओके, जब रूट्स किस में आ जाए कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में, इमेजिनरी हो, इमेजिनरी में भी प्योरली इमेजिनरी होते हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करने जा रहे हैं, फिर इसमें यहाँ पे जीरो हो जाएगा, वो इसका पार्टिकुलर केस है। ओके, अब कोई बच्चा बोले सर मेरे पास दो हैं, यानी ऐसे रूट आए हैं अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा और दूसरा मान लो ये ले लिया ए प्लस माइनस आयोटा बी, ये ले लिया, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कितने ऑर्डर की है, 4 ऑर्डर की है, तभी तो इसकी 4 रूट है। यहाँ पे इक्वल अनइक्वल तो बोलने की जरूरत है ही नहीं, हाँ रिपीट हो सकती हैं, रिपीट होने के लिए हम उसका फोर्थ केस बनाएंगे कि मान लो तुम्हारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे है कि अल्फा प्लस आइटा बीटा ये आ गए, फिर दूसरा भी अल्फा प्लस आइटा बीटा है, उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन हम बना सकते हैं। यहाँ से किया हमने, तो अगर ऐसा है तो इसको ऐसे लिखेंगे ई रेज टू पावर अल्फा एक्स, सबसे पहले ये एज इट इज फैक्टर लिख दो, फिर प्लस ई रेज टू पावर ए प्लस आइटा बीटा है ना, तो ई रेज टू पावर ए एक्स और फिर c1 साइन ऑफ क्या c1 c2 तो यहाँ पे आ गए, इसको क्या बोल दो c3 बोल दो, साइन ऑफ क्या आ जाएगा बी एक्स प्लस c4 कोस ऑफ बी एक्स। ठीक है, समझ में आ गया। अब हो सकता है नेक्स्ट स्टेप जैसे अभी मैंने बताया कि फैक्टर रिपीट कर जाए, जैसे ये मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी डी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ से रूट निकालेंगे इसके क्या आएगा प्लस माइनस आयोटा, उसका स्क्वायर है तो उसके रूट के भी क्या कर दो मल्टीपल कर दो, तो इसके रूट निकालेंगे तो m की वैल्यू आएगी आयोटा आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा, है ना। तो यानी अगर रूट ऐसे आ जाए अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा और अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो क्या करेंगे ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो सबसे पहले रियल पार्ट है वो तो एच डी लिख दो, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर अल्फा एक्स लिख दिया यहाँ पे, फिर रूट कितने हैं अभी 4 रूट है अभी भी, लेकिन उनकी मल्टीप्लिसिटी दो है, 2 मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी मतलब उसकी वो कितनी बार रिपीट हो रहा है उसको उसकी मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं रूट्स की। तो यहाँ से करेंगे तो देखो यहाँ पे लिख दिया c1 और यहाँ पे लिख दिया x इंटू c2 और फिर एज इट इज वही साइन ऑफ बीटा x प्लस यहाँ पे c3 प्लस x इंटू c4 और यहाँ पे कोस ऑफ बीटा x, दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रेट कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट। समझ आ रहा है, आ गया। तो ऐसे करेंगे, कोई बच्चा बोलेगा सर 3 आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं अल्फा प्लस और एक और आ रहा है प्लस आइटा बीटा, इसकी पावर 3 कर दो, तो फिर समझ ही गए होंगे क्या करना है, सारा कुछ सेम है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यहाँ पे 3 तो 6 आ जाएंगे, ऐसे इसको इंक्रीज करते चले जाओ। ठीक है, अब दूसरा क्या हो सकता है, ये था कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। फोर्थ पार्ट ये हो सकता है कि प्योरली इमेजिनरी हो, यानी अल्फा इज की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, जैसे ये लिखा था डी स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से डी की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस, तो इस टाइप के रूट को हम क्या बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी, जिसमें रियल पार्ट की वैल्यू क्या हो 0 हो, तो 0 हो जाएंगी, 0 हो जाएगा तो ई रेज टू पावर 0x किसके इक्वल होता है ई रेज टू पावर 0, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है, तो तुम्हें फिर अल्फा की कोरस्पॉन्डिंग तो देखना ही नहीं है, तो अगर ऐसा आ जाए तो प्लस माइनस क्या लिखूँ बीटा लिख दूँ, ऐसे आ जाए तो सोल्यूशन डायरेक्टली आ जाएगा y इज इक्वल टू c1 कोस ऑफ बीटा एक्स प्लस c2 साइन ऑफ बीटा एक्स। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, इनको आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कल भी मैंने बताया था y इज इक्वल टू c1 साइन ऑफ बीटा एक्स प्लस c2 कोस ऑफ बीटा एक्स। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, इट्स डिपेंड अपॉन। ओके, तो ये है प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, एक लास्ट और रह गया जिसको हम क्या बोलते हैं सर्ड में आ जाए। ठीक है, सर्ड में रूट, सर्ड में क्या है, जैसे ये लिखते हैं ना, एक तो ये लिख दिया अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, ये तो प्योरली इमेजिनरी है, सर्ड में ऐसे होते हैं, ऐसे भी रूट आते हैं ना, ये तब आते हैं जब वो माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, जब ये जो बी स्क्र माइनस 4ac किसी का परफेक्ट स्क्वेयर ना बने, परफेक्ट स्क्वेयर नहीं बनेगा तो वो रूट में रहेगा, रूट में रहेगा तो रूट कैसे आ जाएंगे
ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है। हालांकि ये केस और जो फर्स्ट वाला केस है अलग नहीं है, दिस इज अ पार्टिकुलर केस ऑफ फर्स्ट। जब इसमें लिखते हैं हम तो इसको, कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो इसको ऐसे लिख रहा हूँ, देखो मेरा एक रूट तो आ गया अल्फा प्लस रूट बीटा, एक तो ये आ गया, एक रूट आ गया अल्फा माइनस रूट बीटा, ठीक है। और सच दैट जो बीटा है तुम्हारे पास वो क्या ग्रेटर देन जीरो, अगर लेस देन जीरो हो गया तो इमेजिनरी वैल्यू बन जाएगी, वो वाला केस तो है नहीं है। तो अगर यहाँ से बोले तो देखो फर्स्ट केस क्या था हमारा, फर्स्ट केस नेचर कैसा था रूट का, रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या ये रियल नंबर है, क्या ये रियल नंबर है, क्या दोनों डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल डिस्टिंक्ट है। एक बार आप सेम रियल नंबर को यहाँ पे ऐड कर रहे हो, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर, तो ऑफ कोर्स डिस्टिंक्ट है। कोई बच्चा बोले सर इसका फिर अलग से क्या बता रहे हो आप, फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू C1 ई रेज टू पावर क्या आ जाएगा अल्फा प्लस रूट बीटा एक्स, ठीक है, प्लस C2 इंटू ई रेज टू पावर अल्फा प्लस अल्फा माइनस है ना रूट बीटा एक्स, ये आ जाएगा ना, ये भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आ गया यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू C1 ई रेज टू पावर, ठीक है, ई रेज टू पावर अल्फा एक्स, ये लिख दिया अलग से। और अब जहाँ जहाँ आप इमेजिनरी पार्ट में बीटा लिख रहे थे वहाँ पे क्या कर दो, रूट बीटा कर दो, और जो आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ले रहे थे वहाँ पे हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ले लो, यानी C1 cos ऑफ हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस C2 साइन ऑफ हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स, दिस इज द रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट। समझ गए? तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट निकालने के तरीके। कितने हैं? 5। कोई बड़ी बात है? बच्चों वाला खेल है, रूट निकालना आपको और क्या करना है। जैसे मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी मैंने, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। सोल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्व करना है इसको। तो फर्स्ट पार्ट देखो आप, क्या यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू है? नहीं है, जीरो वैल्यू है यहाँ पे, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट, है ना। तो सबसे पहले इसको देख के क्या लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये तुम्हें जब प्रैक्टिस करनी हो तब करना है, एग्जाम में नहीं करना तुम्हें। तो 2-4 क्वेश्चन कर लो फिर शॉर्टकट पे आ जाना, ओके। तो यहाँ से करेंगे डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0, पुट d इज इक्वल टू m, ठीक है, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इट कैन बी रिटन एज वट, m माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू क्या आ गया 1,1। कौन सा केस है ये? सेकंड, रियल और इक्वल। अगर ऐसा है तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या आता है? सबसे पहले तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर ही लिखेंगे, तो अलग बात है कि कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन के इक्वल आ जाएगा। तो यह आ जाएगा C1, ठीक है, प्लस x इंटू C2 और e रेज टू पावर 1 इंटू, दिस इज द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉरी कंप्लीट सॉल्यूशन। पूछे कंप्लीट सॉल्यूशन, यही कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट यही आ जाएगा, ओके। और ये नेक्स्ट में भी निकालना है, जब हम नेक्स्ट पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालूंगा तो तब भी कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे, लेकिन जब मैं कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट नहीं निकालूंगा, वो तुम्हारा काम है निकालना, उसको हम अभी सीख रहे हैं, ठीक है। तो अभी कुछ क्वेश्चन दो, निकाल दोगे कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट? लिखना एक बार, d4 प्लस 6d क्यूब प्लस 5d स्क्वेयर माइनस 24d माइनस 36 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट। नेक्स्ट है d4 प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है d क्यूब माइनस 13d माइनस 12 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये है d की पावर 2 माइनस 4d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो आसान है ना। अब देखो ये मैथमेटिकली लिखना गलत है, लेकिन तुम्हें तो एग्जाम क्लियर करना है, तो आप d को m पुट करने वाला जो स्टेप है उसको क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। d को d रखो, ओके। यहाँ से करेंगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 है ना, और अपॉन 2 है ना, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 4 प्लस माइनस रूट 12, ठीक है, और अपॉन 2। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 4 प्लस माइनस इसको 2 रूट 3 और अपॉन 2। यहाँ से करेंगे तो 2 प्लस माइनस रूट 3 आगे ना सर्ड में। अगर ऐसा होता है
तो कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x इंटू C1 कोस ऑफ हाइपरबोलिक √3x प्लस C2 साइन ऑफ हाइपरबोलिक √3x। दिस इज द रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट। ओके, तो ये सारे केस हैं जिससे हम कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट निकाल सकते हैं। ओके, आसान है ये, इसलिए क्वेश्चन पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता, क्योंकि आसान है, ये सभी कर लेंगे। ओके, अब आता है पार्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, वो करते हैं अब हम, कर लोगे ना इसको। ये अगर कंप्लीट सॉल्यूशन पूछे तभी भी निकालना हो सकता है आपको, अलग से पार्टिकुलर सॉल्यूशन ना पूछे, आपसे डायरेक्टली ये पूछ ले कि यहाँ पे x की जगह मान लो 10 होता, क्या होता 10, तो तुम्हें पार्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना है और कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट भी निकालना, उनका सम करके तुम्हारे पास क्या आएगा, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो अपना एक पार्ट और रहता है, कौन सा, कॉम्प्लीमेंट्री पार्टिकुलर इंटीग्रल पार्ट। वो क्वेश्चन एग्जाम में 101% पूछा जाता है। 5 तरीके उसको भी निकालने के। इट्स डिपेंड अपॉन द एक्सप्रेशन कि आप यहाँ पे क्या लेके चल रहे हो। ठीक है, इस पे केस चलेंगे कि आप राइट हैंड साइड में पोलोमिल लेके चल रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जनरल कोई फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, किसी दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, करें स्टार्ट।